चलिए दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंचेमिक अटैक के बारे में जानकारी हासिल किया था और आज हम लोग हेमरोइक अटैक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है कि इंचेमिक अटैक रक्त धमनियों में रक्त की कमी के चलते होता है, जबकि हेमरोइक अटैक ठीक उसके विपरीत रक्त धमनियों में रक्त की अधिकता के कारण होता है। जब ब्लड वेजल्स में रक्त की अधिकता होती है तो उसकी गति काफ़ी तीव्र होती है और उस कंडीशन में ब्लड वेजल ब्लास्ट हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं और रक्त इधर उधर बिखर जाता है। जब रक्त धमनियों से फटकर बाहर बिखर जाता है तब उसे हम हेमरेज बोलते हैं और जिस पार्ट में बिखरता है उस पार्ट के नाम को जोड़कर उसमें हम लोग, जैसे ब्रेन में अगर हेमरेज हुआ, ब्रेन की में रक्त धमनियाँ ब्लास्ट की तो उसको ब्रेन हेमरेज हम लोग बोलते हैं और ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज ही होता है। अब ब्रेन हेमरेज जब होता है तो उसको पहचाना कैसे जाए, एहतियात क्या बरते जाएं। ब्रेन हेमरेज होते ही चूँकि सारे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो न्यूरो के माध्यम से ही संचालित होते हैं और ब्रेन हेमरेज जैसे ही होता है तो ब्लड जो है धमनियों से बाहर बिखर जाता है और जिस न्यूरो के ऊपर ब्लड बिखर जाता है वो न्यूरो काम करना बंद कर देता है और उससे संबंधित अंग भी काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में और ब्लड आप लोग भी देखते हैं ज़मीन पर भी या बाहर गिरता है तो कितना तेज़ी से वो क्लट हो जाता है, जम जाता है। ब्लड का जमना ही क्लटिंग कहलाता है। उसी प्रकार वो धमनियों से जैसे ही बाहर आता है वहाँ ब्लड क्लट होने लगता है। ब्लड का क्लट होना और एक काफ़ी चिंताजनक स्थिति होने लगती है। वो क्लट होकर उस अंग को तो निष्क्रिय बना ही देता है और साथ ही साथ उसमें गैंग्रीन होने के भी डर रहते हैं। तो अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसको सीटी स्कैन के माध्यम से देख लिया जाता है, लेकिन आम लोग, आम पब्लिक या कम जानकारी रखने वाले लोग कैसे उसको समझें और कैसे जल्दी से जल्दी चिकित्सक तक पहुँचे, इसके लिए आप 3S शब्द याद रखें। 3S, पहला S का मतलब होता है स्पीकिंग, दूसरा S स्माइलिंग और तीसरा S स्वॉलोइंग। मतलब अगर ब्रेन हेमरेज हो गया, मेजर हेमरेज हो गया तो पहले वो आदमी बोल पाता है कि नहीं, वो आदमी स्माइल हंस सकता है कि नहीं और वो किसी चीज़ को निगल सकता है कि नहीं। अगर ये तीनों एक साथ या तीनों में से कोई भी एक
प्रक्रिया करने में वो असफल रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि हेमरेज हो चुका है। इसके अलावा बहुत से सिम्टम्स हैं, लेकिन वो सिम्टम्स जो है वो डॉक्टरों के काम आएगा, लेकिन आम पब्लिक को ये जानना चाहिए। 3S याद रखने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को हेमरेज हुआ है कि नहीं, वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक पहुँच सकता है, समझ सकता है और देन एंड देयर उसको उचित चिकित्सा की व्यवस्था कर सकता है। लॉस ऑफ वॉइस, ये भी एक सिम्टम है। तो हमने आपको कॉमन सिम्टम बताया, जिसके माध्यम से जो चिकित्सा विधा से नहीं जुड़े हैं वो भी पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हुआ है कि दूसरी कोई समस्या है। अब ब्रेन हेमरेज होने के बाद और पहले क्या होम्योपैथी की कोई भूमिका है? बड़े विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होम्योपैथी की अहम भूमिका है। जो लोग उच्च रक्तचाप की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उन्हें 4 दवाएं 5 दवाएं अपने घर में रखनी चाहिए। 3 दवाओं का इस्तेमाल करते रहने से 80% हेमरेज नहीं होने की संभावना रहती है। वो दवाएं हैं, पहली दवा है बेलाडोना 30, दूसरी दवा है गुलनाइन 30 और तीसरी दवा है वेरेट्रम वायराइड 30। ये 3 अहम और प्रथम दवाएं हैं जो उच्च रक्तचाप के व्यक्ति अपने घर में रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके वो ब्रेन हेमरेज से बच सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो अन्य जो भी अपनी वो दवा खाते रहते हैं उसके साथ इसको कैसे एडजस्ट करें? अगर वो हमेशा सेकेंड हाइपरटेंशन से ऊपर रहते हैं, मतलब उनका बीपी हमेशा 160 से और 90 से ऊपर रहता है, तो वो सुबह बेलाडोना, दोपहर में गुलनाइन और शाम को वेरेट्रम वायराइड खा सकते हैं। जो फर्स्ट हाइपरटेंशन में रहते हैं, जिनका बीपी 90 से नीचे और 150 से नीचे रहता है, वो एक दिन बेलाडोना, दूसरे दिन गुलनाइन और तीसरे दिन वेरेट्रम वायराइड खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही माथे के पिछले भाग में भारीपन और दबाव शुरू हुआ, तुरंत वो बेलाडोना खाएं, आधा घंटा के बाद गुलनाइन खाएं, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। पुनः शाम को वेरेट्रम वायराइड खा लें। बावजूद इसके अगर ब्रेन हेमरेज हो ही गया तो उसके लिए वो 2 दवाएं अपने पास रख सकते हैं। बेलिस पेरनिस नाम की एक दवा आती है, वो भी 30 पावर की दवा, और एक दवा वोरिया डिफ्यूजा उसका नाम है। ये थोड़ी रेयर मेडिसिन है, होनी नहीं चाहिए रेयर मेडिसिन, दुर्भाग्य है इस युग की जनता का। होम्योपैथ को उस स्तर पर तरजीह नहीं दी जा रही है। वो यूरिया डिफ्यूजा जो है वो हमारे देसी ही पौधे, जिसको पुनर्नवा कहा जाता है, उससे ये बनती है।
और ब्रेन हेमरेज की संभावना हो जाने के बाद बेलिस पेरनिस 30 और बेउरिया डिफ्यूजा क्यू वो 5 बूंद पानी में मिलाकर या आधे घंटे पर खिलाते हुए उनको नज़दीक के किसी भी चिकित्सक के यहाँ या चिकित्सा केंद्र पर लेकर जाएं और आगे का ट्रीटमेंट कराएं। इन दवाओं के इस्तेमाल से ब्लड क्लट नहीं हो पाएगा, और क्लट जब नहीं हो पाएगा तो आगे के चिकित्सक को काफ़ी सहूलियत होगी, उनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी, उनके सारे अंग भी बच जाएंगे, उनके एक भी अंग बेकार नहीं होंगे। और अगर आसपास में होम्योपैथी के कुशल चिकित्सक है तो सोने पर सुहागा है, वहाँ जाइए और वो अपने सिम्टम के हिसाब से, पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से वो दवा का सिलेक्शन करेंगे, वो ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि हेमरेज से बचने की औषधि होम्योपैथी, और हेमरेज होने के बाद भी औषधि होम्योपैथी की किस तरह से कारगर है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को कई तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। उनको तैलीय और चर्बीदार भोजन को अवॉइड करना चाहिए और नियमित हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। लेकिन व्यायाम और वॉकिंग में एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि लकीर का फ़कीर होकर न व्यायाम करना चाहिए न वॉकिंग करनी चाहिए। जिस दिन आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं उस दिन न वॉकिंग करें न व्यायाम करें, बल्कि आराम करें और औषधियों का सेवन करें। इस प्रकार हम थोड़ी सी एहतियात अगर बरतें तो हेमोरेजिक अटैक से बच सकते हैं। और होम्योपैथी औषधियों का इस्तेमाल करने से तो आप 80% बच सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।